कौन सा? यहाँ उपस्थित मंच पे गुरुदेव जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है, मंच पे हमारे वरिष्ठ साथी और आप सब लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में हमसे मिलने आए हैं। अगले 1.5 घंटे तक, क्योंकि शताब्दी 4:45 बजे है, मुझे शताब्दी वापस पकड़ना है, तो ऐसा करेंगे कि मैंने तो अपना फ़ोन रख दिया है, तो आप लोग भी अपना फ़ोन उठाइएगा मत। जो लाइव वाइव कर रहे हैं वो करें, लेकिन बाकी और पे नहीं। फिर दोबारा कब मुलाकात होगी ये नहीं पता, बड़े मुश्किल से मुलाकात हुई है और उसके लिए पूरा श्रेय शिवम को जाता है। और ये मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं 1 साल से इसको टाल रहा था लेकिन ये भी अच्छी बात है, इतना कमिटेड, कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी नेता का फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला सुबह से लेकर शाम तक मेरे चैम्बर में बैठा रहता था। मैं मैटर करके आऊँ तो मेरा क्लर्क बोलता था, सर वो शिवम आया, सर वो शिवम आया। तो इसलिए तो वास्तव में कमिटमेंट हो तो ऐसा मैंने बहुत सीखा शिवम से कि वास्तव में अगर कोई काम करना हो तो कैसे करना है, मैंने बहुत शिवम से सीखा। हम तो मंत्री क्या एक बार फ़ोन करते हैं, अगर वो दोबारा फ़ोन नहीं आता तो हम नहीं फ़ोन करते कि हाँ मुझे मिलना है। लेकिन वह बहुत सीखा हमने कि वास्तव में अगर राजनीति में सफल होना तो शिवम से सीखना चाहिए। अभी हम लोग बोले वंदे मातरम, पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन ही 2 वाक्यों से हुआ था, 2 शब्दों से कह लीजिए, वंदे भारत माता की जय। और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम को ही बैन कर दिया, वंदे मातरम शब्द को बैन कर दिया। कांग्रेस का अधिवेशन वंदे मातरम से होता था, जितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी वंदे मातरम से होती थी। अंग्रेज परेशान हो गए, वंदे मातरम एक तरीके से वार क्राई हो गया था और उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारे नेताओं ने कितना बड़ा पाप किया कि जब नेशनल ऑनर एक्ट बनाया तो जनगण मन को राष्ट्रगान बना दिया और वंदे मातरम को छोड़ दिया। मैंने भी PIL फाइल किया है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाए, वंदे मातरम को वही सम्मान दिया जाए जो जनगण मन को मिलता है, क्योंकि जनगण मन का तो आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान था ही नहीं। इवन कांग्रेस के अधिवेशन में भी जनगण मन नहीं गाया जाता था। इवन जनगण मन को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर भी शुरू में 2 बार वंदे मातरम गाए थे। लेकिन बाद में ऐसा यहां पे सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा, ऐसा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा। और अगर आप लोग संविधान सभा की जो अंतिम बहस हुई है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और उसमें यह हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। पूरा संविधान बन के तैयार था, पूरा संविधान रेडी था, केवल एक विषय बचा हुआ था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा। बहुमत कह रहा था उस सभागार का कि वंदे मातरम होगा। लेकिन कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा, बोले नहीं ये तो वंदे मातरम में तो ये तो मातृवंदना है, ये है वो है, ये ठीक नहीं है। सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नया कीड़ा नहीं है। और फिर बोला नहीं काम करते, जनगण मन करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला। उनको लगा कि पूरा संविधान बन चुका है, क्यों एक विषय पे विवाद किया जाए। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 24 जनवरी को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, बोले इस पर वोटिंग कराना ठीक नहीं, क्योंकि अगर वोटिंग होती तो जनगण मन हार जाता, वंदे मातरम जीत जाता। उन्होंने बोला वोटिंग नहीं कराते, बल्कि दोनों को ही राष्ट्रगान घोषित कर देते हैं।
वंदे मातरम को भी और जनगण मन को। इसलिए पार्लियामेंट की बैठक होगी, विधानसभा की बैठक होगी, उसमें वंदे मातरम गाया जाएगा। 1971 तक ये चलता भी रहा, लेकिन 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बना तो जनगण मन के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल बन गया। कितने सेकंड में गाना गाया जाएगा, इसकी म्यूजिक क्या होगी, जब गाया जाएगा तो सब लोग खड़े रहेंगे, अगर कोई इसको इंसल्ट करेगा तो उसको सजा होगी, सारा प्रोटोकॉल बन गया। लेकिन वंदे मातरम को वहां से बाहर निकाल दिया। तो अगर आप लोग गूगल करेंगे वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, तो मैंने एक डिटेल पिटीशन फाइल किया कि किस तरीके से वंदे मातरम की भूमिका क्या थी, और वंदे मातरम को संविधान निर्माताओं ने कहा राष्ट्रगान होगा, लेकिन बाद के हमारे सेकुलर नेताओं ने इसको छोड़ दिया। तो उस पर एक याचिका मेरी चल रही है। एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा, और यहाँ पे भाषण नहीं होगा 1.5 घंटे होगा संवाद, और संवाद में सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप देंगे। यहाँ उल्टा चलेगा, सवाल हम पूछेंगे, जवाब आपको देना है। अगर आपका कोई नाम बिगाड़ दे, नाम राम कुमार है उसका रमुआ कर दे, नाम लाल कुमार है उसका ललुआ कर दे, कुछ कर दे, तो परिवार की क्या ड्यूटी है? उस नाम को दोबारा करेक्ट करना या उसी गंदे नाम को लेकर चलते रहना? तो ये बताइए, आंखपुर, कानपुर, नागपुर, हाथपुर ये कोई नाम होता है क्या? तो फिर ये कानपुर क्यों चल रहा है? ये कानपुर क्यों चल रहा है? ये अरे हाथ, कान, नाक, मुंह ये कोई नाम होता है क्या? तो क्यों नहीं चिंतन किया कि हमारे कानपुर का असली नाम है क्या, और असली नाम को वापस पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आपके घर पे कोई अवैध कब्जा कर ले और अपनी नेम प्लेट लगा दे तो चलो ठीक है, माता पिता हमारे कमजोर थे, वो नेम प्लेट उनकी हटाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब बच्चे मजबूत हो गए तो उनकी क्या ड्यूटी है? उस नेम प्लेट को उठा के फेंके कि नहीं फेंके, या वही गुलामी वाला नेम प्लेट कंटिन्यू करे? कोई बदमाश आके आपके घर की नेम प्लेट बदल गया तो आपका क्या कर्तव्य है? उस पुरानी नेम प्लेट को हटाओ, नया नेम प्लेट लगाओ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये दुर्भाग्य की बात है, कुछ लुटेरे आए, कुछ बदमाश आए, कुछ क्रूर लोग आए, उन्होंने नाम बदला, संस्कृति बदली, सब कुछ कर दिया। ठीक है, हमारे पूर्वज विवश थे, लाचार थे, परेशान थे, बड़े मुश्किल से अपना धर्म बचाने की कोशिश कर रहे थे। धर्म बचाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे थे, जजिया दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या टैक्स दे रहे थे। लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं कि नहीं है? आज आप लोग सब आज़ाद हैं कि नहीं है? अगर हम आज़ाद हैं, एक पुत्र के नाते हमारा क्या धर्म है? हमारा ये धर्म है कि हमारे पूर्वजों के साथ अगर कुछ अत्याचार हुआ और हम अगर सक्षम हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और लाठी डंडे के नहीं, कलम के द्वारा, कलम की ताकत उपयोग करके। तो हमें कलम की ताकत उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है, सबसे पहले ये नागपुर, कानपुर, मुंहपुर जो चल रहा है ना, इसको ठीक कराइए। इसका नाम कर्णपुरम हो या कान्हापुरम हो, कुछ तो होना चाहिए। ये नाक, हाथ, कानपुर तो नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान, हम लोग एक्चुअली संविधान पढ़ते हैं, लेकिन संविधान सभा की डिबेट को नहीं पढ़ते। और कड़वी सच्चाई यह है कि आम जनता तो छोड़िए, एडवोकेट्स भी संविधान सभा की डिबेट नहीं पढ़ते। क्योंकि हमारा इतने से काम हो जाता है 300 पेज से, तो काहे लिए वो 5 वॉल्यूम इतना मोटा पढ़े? 5000 पेज क्यों पढ़े अगर 300 पेज में काम हो जाता है? तो अगर आप संविधान सभा की डिबेट पढ़ें तब हमें समझ में आएगा कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, वो चाहते क्या थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनके सपने क्या थे,
और फिर आपको पता चलेगा कि संविधान निर्माताओं की मंशा के बिल्कुल ठीक खिलाफ काम हुआ है। जो कुछ संविधान निर्माता चाहते थे, ठीक उसका उल्टा काम हुआ। थोड़ा बहुत उस दिशा में हुआ तो हुआ, लेकिन ज्यादातर उल्टा हुआ। और उल्टा इसलिए हुआ कि सामान्य जन को यह पता ही नहीं कि हमारे संविधान निर्माता चाहते क्या थे। भारत का जो ओरिजिनल संविधान, उस पे राम दरबार था। और संविधान सभा की पूरी आप डिबेट पढ़ें तो पता चलता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा भारत में राम राज्य स्थापित करने की थी। क्या स्थापित करने की थी? हो गया? कितने % हुआ? नहीं हुआ। दूसरा, ये क्यों नहीं हुआ, इसको आप समझिए। नाई बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी कैंची खराब हो, उस तरह खराब हो, अच्छा बाल कटेगा क्या? जोर से बोलिए, इतना तेज बोलिए कि यहां तक आवाज आए। मिस्त्री अच्छा हो, उसकी कन्नी बसुली खराब हो, अच्छी दीवार, अच्छा घर बन सकता है क्या? मैकेनिक अच्छा हो, उसकी रिंच और उसकी हथौड़ी और उसके टूल खराब हो, अच्छी वो गाड़ी ठीक कर सकता है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, उसके ऑपरेशन थिएटर का सामान खराब हो, ऑपरेशन सफल हो सकता है क्या? उसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक संविधान निर्माताओं का राम राज्य का सपना तो बिल्कुल साकार नहीं हो सकता। और मैं संविधान का जो सबसे प्रमुख आर्टिकल है, आर्टिकल 14, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है कि भारत में कानून का शासन होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ। अब भारत में जब रूल ऑफ लॉ है और लॉ खराब है, जिसका रूल है वही खराब है। किसका राज है? कानून का। और वो कानून घटिया है। तो जब कानून का राज है और कानूनी घटिया है, तो राज अच्छा होगा, राज घटिया होगा? स्वाभाविक सी बात है। जहां लोकतंत्र है और कानून का राज है, वहां कानून अच्छा होगा तभी राज अच्छा होगा। जहां राजतंत्र हो, वहां राजा अच्छा तो तंत्र अच्छा, क्योंकि राजा जैसा बिहेवियर करेगा प्रजा वैसे फॉलो करेगी। यथो राजा तथो प्रजा, पुरानी कहावत है। लेकिन जहां कानून का राज है, वहां जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न धर्मांतरण, कुछ भी कम नहीं होगा। जो समस्या भारत में है, अगर वो सिंगापुर में नहीं है, तो उसका दो ही कारण है। या तो सिंगापुर के शासक अच्छे, या सिंगापुर का कानून अच्छा। अगर जो प्रॉब्लम भारत में है, अगर वो दुबई में नहीं है, तो या तो दुबई के शेख अच्छे, या तो दुबई का नियम कानून अच्छा। जो प्रॉब्लम भारत में है, अगर अमेरिका में नहीं है या चाइना में नहीं है, तो अंतर किसका है? शासक का अंतर नहीं है, कानून का अंतर है। दुर्भाग्यवश हमने 125 बार इस संविधान को बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट दिया, लेकिन संविधान की मंशा के अनुसार, संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुसार न तो संविधान को लागू किया और न तो 100% संविधान लागू किया। 20% संविधान को तो टच नहीं किया। 20% संविधान में तो कभी संसद और विधानसभा में चर्चा भी नहीं हुई। 20% संविधान पे तो कभी मीडिया में भी चर्चा नहीं हुई।
आप पूरी शरीर बना दो, हाथ बना दो, पैर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, लेकिन अगर उसका दिल, उसका हार्ट वही मत बनाओ, तो व्यक्ति वो जिंदा कैसे हुआ? वो तो मुर्दा हो गया। और 1-1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बनाए गए, 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बनाए गए, पता नहीं क्या क्या बनाया गया, लेकिन कभी हमने कानून हमारा अच्छा हो, वर्ल्ड क्लास हमारा कानून हो, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाया, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड क्लास बनाया, कभी सिंगापुर को टक्कर दिया, कभी जापान को टक्कर दिया, कभी इसको टक्कर दिया, लेकिन जहां जहां खर्च होना था हजारों करोड़ का, वहां वहां हमने दुनिया को टक्कर दिया। लेकिन जो काम फ्री में हो सकता था, हमने वहां दुनिया को टक्कर नहीं दिया। क्यों? क्यों नहीं दिया? क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जैसे आप डिमांड करेंगे वैसी सप्लाई होगी। जनता सड़क पे चल के खुश है, हाईवे पे चल के खुश है, भले ही उसकी जेब कटती रहे, भले ही उसकी चेन स्नेचिंग होती रहे, भले उसके घर में मर्डर होता रहे, भले उसकी जगह पे कब्जा होता रहे, भले उसको कोर्ट में तारीख पे तारीख जाना पड़े, वो जब चिल्लाई नहीं तो कह लिया ठीक है भैया हाईवे ले लो, 1 लाख करोड़ का हाईवे ले लो, 20% उसका कमीशन भी तो है, 20 हजार करोड़ आ गया ना भाई। 50,000 करोड़ का 20% तो नॉर्मल है, लगभग किसी भी योजना में 20% आ जाता है। तो ऐसे में पिछले 50 साल के अंदर दुबई आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे सेफ सिटी हो गया। रात को 11-12 बजे भी लोग आराम से शॉपिंग करते हैं। हमारे देश के ऐसा कौन सा शहर है जहां रात को 12-1 बजे बहन बेटियां जाके शॉपिंग कर सकती हैं? है कोई हिम्मत नहीं करती, डर नहीं पता क्या हो जाएगा। क्यों? अगर एक व्यक्ति को लखनऊ में गला काटा गया, नाम था कमलेश तिवारी, अगर उसका गला काटने वालों को 1 साल के अंदर फांसी की सजा हो गई होती तो शायद उसके बाद जो और सारे गले कटे वो कटते नहीं। जब हम कपड़ा प्रेस करवाते हैं 5 रुपए देते हैं, एक पैंट एक शर्ट का 10 रुपए, जहां जैसा शहर होगा। हम चाहते हैं वो कपड़ा प्रेस करने वाला अच्छी तरीके कपड़ा प्रेस करके दे, एकदम बढ़िया। पंचर बनवाते हैं 40-50 रुपए दे के, चाहते ऐसा पंचर बना दे दोबारा पंचर हो ही ना। डॉक्टर के यहां जाते हैं बुखार में तो कहते हैं भैया 500 रुपए लो, लेकिन ऐसी दवा देना कि दोबारा आना ना पड़े। डॉक्टर साहब हर जगह बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं, पंचर वाला, कपड़ा प्रेस करने वाला, नाई 50 रुपए देते हैं, ऐसा बढ़िया बाल अच्छा कटना चाहिए, धोबी बढ़िया कपड़ा होना चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि जिनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, खाना बनाने वाला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट सब कुछ दे रहे हैं, वो हमको बढ़िया कानून बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इस देश में इतने पाप हुए कि उसको लिखें और उस पर अगर काम शुरू करें तो कम से कम 8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। जितने गलत काम मुगलों ने किए तलवार के दम पे, वो सारे काम अंग्रेजों ने किए कानून बना के, और लगभग उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। तो अगर अंग्रेजों ने 100 घटिया कानून बनाए इस देश को गुलाम बनाने के लिए, जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए, तो आज़ादी के बाद भी 50 कानून ऐसे बनाए गए जो जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए। जैसे अंग्रेजों ने देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया, वैसे आज़ादी के बाद भी इस संसद में महापाप हुए और इस देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाए गए। एक नहीं, बहुत सारे। संविधान कहता था समान नागरिक संहिता लागू करो, हमने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। संविधान कहता है इस देश में सबको राइट टू जस्टिस है, हमने 1991 में कानून बना के कह दिया
अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल होगा, बाकी कोई कोर्ट के जरिए हल ही नहीं हो सकता। उसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और चालाकी देखिए, नाम रखा पूजा स्थल कानून। नाम से लगता है पूजा स्थल के लिए कानून है ये, नाम से लगता है पूजा स्थल के रखरखाव के लिए कुछ इस तरीके का कोई कानून होगा, और ठीक पूजा स्थल का उल्टा कानून बनाया गया कि हिंदू कोर्ट जा ही ना पाए। काशी के लिए, मथुरा के लिए, भोजशाला के लिए, भद्रकाली के लिए, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनका वर्णन वेद पुराणों में, गीता रामायण में, उनकी मुक्ति के लिए जा ही ना पाए। अब आप ये बताओ, 75 साल के बाद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमें इतना भी अधिकार ना हो कि जो काम मुगलों ने गलत किया उसको हम कोर्ट के जरिए ठीक करा सकें, तो किस बात की आजादी? फिर तो हमें कल्चरल फ्रीडम है ही नहीं है, फिर तो हमें रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं है। अरे हमारे पूर्वज नहीं बचा पाए, मजबूरी थी, टूट तोड़ दिया गया, हालांकि उन्होंने बलिदान दिया। भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां तोड़ने के पहले 1500 लोगों की लाशें नहीं बिछी हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो। हजारों लोगों ने बलिदान दिया है। पहले बीच में वो खड़े हुए, उन्होंने बोला नहीं तोड़ने दूंगा, फिर उन पे चढ़ाई हुई, उनको मारा गया, फिर मंदिर तोड़ा गया। तो हमारे पूर्वजों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए कि तोड़ने नहीं दूंगा, लेकिन तलवार के दम पे उनको काटा गया, फिर मंदिर तोड़ा गया। और हमारी सरकारों ने कानून बना के उन्हीं गजनी, उन्हीं गोरी, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के गलत कामों को लीगलाइज कर दिया। उसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुका है। मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को पहले 2 जज सुन रहे थे, अभी 3 जज सुन रहे थे, अभी 5 जजों को रेफर होने वाला है। आशा है 2023 में उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन पानी पानी, अब ये बताइए, जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्में बनाना, हालांकि फिल्म निर्माता भी आजकल अच्छी फिल्में बना नहीं रहे, वैसे ही कानून निर्माता का क्या काम है भाई? अच्छा कानून बनाना, या पठान टाइप का कानून बनाना। अब हो क्या रहा है, फिल्म निर्माता पठान फिल्म बना रहे हैं और हमारे कानून निर्माता भी पठान कानून बना रहे हैं, पठान टाइप का कानून बना रहे हैं। देश के खिलाफ कानून बनाना यही तो है। अगर कोई नाई बाल ठीक से न बनाए, बातें खूब करे, समाजवाद की बात करे, राष्ट्रवाद की बात करे, गांधीवाद की बात करे, अंबेडकरवाद की बात करे, लेकिन बाल ठीक से न बनाए, आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा नहीं। डॉक्टर खूब बढ़िया बढ़िया बातें करे, दवा अच्छी न दे, क्या कहेंगे? अच्छा डॉक्टर है। मिस्त्री खूब बढ़िया बातें करे, दीवार ठीक से न बनाए, क्या कहेंगे? अच्छा मिस्त्री है। तो हमें बतौलेबाज डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज धोबी नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज नाई नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज मिस्त्री नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज टीचर नहीं चाहिए, बतौलेबाज डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई बतौलेबाज नहीं चाहिए। सब क्वालिटी वाला चाहिए। टीचर बढ़िया पढ़ाने वाला, डॉक्टर बढ़िया दवाई देने वाला, मिस्त्री बढ़िया घर बनाने वाला, नाई बढ़िया बाल बनाने वाला, धोबी बढ़िया कपड़ा धोने वाला। लेकिन जिसको देश बनाना है वो हमें बतौलेबाज चाहिए। वो भाषण बढ़िया बढ़िया देता रहे, कानून बनाए चाहे ना आए बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अगर भाषण में खुश हैं तो कानून बनाने की जरूरत क्या है? ले लो भाषण, धनाधन भाषण लेते रहो। देखिए, ड्राइवर अगर गाड़ी न चलाए तो बात तो फिर भी ठीक है कि भाई काम चोरी कर रहा है, कहते हरामखोरी कर रहा है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी चलाए, उल्टी गाड़ी चलाए और गाड़ी को ले जाकर ठोक देता रहे, न चलाए तो फिर भी ठीक है भाई, गाड़ी नहीं चला रही कोई बात नहीं, पैदल चल देंगे। लेकिन चलाए तो उल्टा चलाए और आपको जाके गड्ढे में ठोक के आ जाए, ये तो देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जरा। स्वधर्म का पालन न करना, अपने धर्म का पालन न करना, इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? तो अगर इस
संविधान का मूल लक्ष्य था राम राज्य स्थापित करना। तो इस राम राज्य को मैं 4 शब्दों में बताता हूं कि राम राज्य का मतलब क्या है। धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सबका साथ सबका, यही राम राज्य है। हमारे संविधान कानून निर्माताओं का पहला काम है ऐसा नियम कानून बनाना जिससे धर्म की, ऐसा नियम कानून बनाना कि अधर्म का, ऐसा नियम कानून बनाना कि प्राणियों में, ऐसा नियम कानून कि सबका साथ सबका, और जब ये चारों हो जाएगा तो विश्व का भी कल्याण। ऐसे कानून बन रहे हैं क्या? ऐसे कानून बन रहे हैं? भारत में। और एक बात और, इन चारों में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है अधर्म का नाश। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक सबका साथ सबका विकास, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण। आप लोग गूगल करिएगा, सारे यूथ हैं, सारे खासतौर पे इसमें ज़्यादातर लोग लाके हैं, बाद में गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको 50-60 इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा और उनका नाम से आपको समझ में आ जाएगा ये आतंकवादी संगठन कैसे हैं, उनको आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये दुनिया का कर्तव्य था कि इस तरीके के नियम बनाना, इस तरीके की व्यवस्था बनाना कि अधर्म का नाश हो, आतंकवादी संगठनों का नाश हो, अलगाववादी शक्तियों का नाश हो, मजहबी उन्माद फैलाने वाली शक्तियों का नाश हो, कट्टरवाद फैलाने वाली शक्तियों का नाश हो। लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। और उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, ये अमेरिका में चलता है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है। इस फेडरल पिनल कोड और इंडियन पिनल कोड में डिफरेंस समझिए। इंडियन पिनल कोड बनाया मैकाले ने 1860 में। उसका टारगेट क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, उसमें मैं बाद में आता हूं। लेकिन उसमें टोटल 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर हैं इंडियन पिनल कोड में। और अमेरिका की फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर हैं, 123, यानी 100 चैप्टर ज्यादा हैं अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में। इस आईपीसी और फेडरल पिनल कोड का डिफरेंस क्या है और भारत में अपराध क्यों है, अमेरिका में क्यों कम है, इसको बताता हूं आपको। आईपीसी के सेक्शन 363 में अपहरण की सजा है मैक्सिमम 7 साल। एक आदमी का अपहरण करो तो भी 7 साल, 2 का करो तो भी 7 साल, 10 का करो तो भी 7 साल, 20 का कर लो तो भी 7 साल। फेडरल पिनल कोड में अपहरण की सजा है आजीवन कारावास और फांसी। अब यह बताओ किडनैपिंग अमेरिका में कम होगी कि भारत में? और मिनिमम 50 ईयर, और एक को किडनैप किया तो 50, 2 को किया तो 100, 3 को किया तो 150, 4 को किया तो 200, 5 किया तो 250, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। भारत में रोज बैंक फ्रॉड हो रहा है, रोज एसएमएस आ रहे हैं, तुम्हारी लॉटरी आई हुई, यहां क्लिक मारो तुम्हारा ये निकलेगा, तुम्हारा ये आ गया, यहां क्लिक मारो ये निकलेगा, तुम्हारा ये मारो ये। क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति ने टर्की में ऐसे ही एसएमएस भेजा कि इस लिंक पे क्लिक करो तुम्हारा लॉटरी आई हुई है, और उसका अकाउंट हैक कर लिया। 338 साल की सजा हुई है, 330। भारत में किसी भी को आज तक 7 साल की भी नहीं हुई जो तो आदमी बैंक फ्रॉड करने वाले। अब ये बताओ बैंक फ्रॉड भारत में कम होगा टर्की में? भारत के इंडियन पिनल कोड में एक धारा है मर्डर की, 302।
पति पत्नी को मार दे तो 302, भाई भाई को मारे 302, बाप बेटे को मार दे 302, 100 रुपए के लिए रोड झगड़ा हो जाए 302, 1000 करोड़ के लिए झगड़ा हो जाए 302, गोली मार दो 302, फांसी लगा दो 302, टुकड़े टुकड़े कर दो 302, 35 टुकड़े कर दो श्रद्धा के तरीके तब भी 302, कुछ भी कर लो 300। तो अब पूरी शक्ति किसके पास आ गई? जज के पास आ गई कि जज जिसको चाहे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, जिसको चाहे तो रेयर मान ले, जिसको चाहे वो फांसी दे दे, जिसको चाहे वो आजीवन कारावास कर दे। और वकील के पास आ गई क्योंकि कुछ इंटरप्रेट कहीं पे क्लियर क्रिस्टल क्लियर लिखा ही नहीं है। फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धाराएं हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, किलिंग, होमिसाइड, मर्डर, हेट क्राइम, बुचरिंग, मैनस्लॉटर, अलग अलग सेक्शन है। तो जिसने उदयपुर में वो दर्जी क्या नाम था उसका, कन्हैया, जिसने कन्हैया को मर्डर किया उसके ऊपर एक धारा लगेगी 302। उसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, फांसी भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा डिफेंस का वकील बड़ा वाला है छोटा वाला है, जज साहब की मर्जी क्या है, बड़े उनको क्या पसंद है क्या नहीं। तो सारा मर्जी किस पे आ गई? जज की मर्जी पे आ गई। फेडरल पिनल कोड में बाकायदा डिफाइन है, टुकड़े टुकड़े किया तो ये धारा, मैनस्लॉटर किया तो ये धारा, बुचरिंग किया तो ये किया, किलिंग किया तो ये, मर्डर किया तो ये, हेट क्राइम किया तो ये। तो मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था, कन्हैया तेली का जिसने मर्डर किया उसको 550 साल सजा होगी अमेरिका में, अगर उसको वैसा मर्डर करता तो। और हमारे वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले अग्नि मिसाइल बनाई। मिसाइल का डेटा कहीं पब्लिक नहीं होता। जो अमेरिका की मिसाइल है उसका भी डेटा कॉन्फिडेंशियल है, वो कैसे बना रहे हैं किसी को बताते थोड़ी है। रूस अपना बनाता है, वो किसी को नहीं बताता, सब अपना अपना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया भर की मिसाइलों को स्टडी किया, एग्जामिन किया और दुनिया की बेस्ट मिसाइल बनाई 5000 किलोमीटर मार करने वाली। जबकि कुछ भी गूगल पे नहीं है, कोई चीज कुछ पब्लिक नहीं है। लेकिन हमारे माननीय सांसद जो सब कुछ गूगल पे है, और एक तो मेरे हाथ में घूम रही है ये फेडरल पिनल कोड, हमने इसको कॉपी करके अपने इंडियन पिनल कोड में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर लिया? हम मर्डर के लिए 10 धारा क्यों नहीं बना देते कि टुकड़े टुकड़े करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये? हमने कहीं फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनता ने डिमांड नहीं किया। जनता तारीख पे तारीख जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे, तहसीलदार, एसडीएम, चकबंदी अधिकारी, डीडीसी, एसओसी, डीएम, कमिश्नर के यहां 5 करोड़। टोटल कितने मुकदमे हो गए? 5 करोड़ वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो सीधे सीधे जुडिशरी के अंदर आते हैं, और 5 करोड़ ये वाले जो तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, जो रेवेन्यू वाले केस होते हैं, डीडीसी के यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद वो मंडल में जाता है, फिर लखनऊ में जाता है, चकबंदी जो कमिश्नर उनके यहाँ जाता है। 5 करोड़ ये भारत में। 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। इसका मतलब 10 करोड़ लोगों को तारीख पे तारीख मिल रही है। इसका मतलब 10 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 10 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 5 आदमी, तो यानी 50 करोड़ लोग टेंशन में है। भाई जिस घर में मुकदमा होता है केवल पिता जो तारीख जाता है वही थोड़ी टेंशन में होता है, माँ बाप भी टेंशन होते हैं, बच्चा भी उसका टेंशन में होता है। तो भारत में 50 करोड़ लोग टेंशन में है। लेकिन भारत में एक जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, घटिया कानूनों को बदला जाए, सिटीजन चार्टर लागू किया, इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती संसद विधानसभा में। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं हुई, मांगा ही नहीं गया। जब नहीं मांगा तो नहीं मिला। तारीख पे तारीख जाना पसंद है, भैया जाओ, अच्छा है, सबका काम बढ़िया चल रहा है, इधर भी सबका बढ़िया काम चलता रहेगा, जितनी तारीख पड़ेगी उतना बढ़िया है। मेरा यह कहना है, राम राज्य स्थापित करने का मतलब क्या है? राम राज्य स्थापित करने के लिए अगर आप उत्तरकांड में जाएं तो एक चौपाई आती है, उसमें जो सबसे अच्छा बताया है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कि राम राज्य में सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे।
स्वधर्म का मतलब आज की डेट में कहें कि वकील अपने धर्म का पालन करे, जज अपने धर्म का पालन करे, पटवारी अपने धर्म का पालन करे, सिपाही अपने धर्म का पालन करे, थानेदार अपने धर्म का पालन करे। यही है स्वधर्म। लेकिन स्वधर्म का पालन हो नहीं रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों के टाइम में जो सिस्टम था वो मास्टर सर्वेंट का था। अंग्रेज मास्टर थे और भारत के लोग क्या थे? अंग्रेजों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बदला, बोला मास्टर सर्वेंट का सिस्टम नहीं चलेगा, यहां पब्लिक सर्वेंट का सिस्टम चलेगा। एक पब्लिक होगी और दूसरे क्या होंगे? मतलब आपके हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, डीएम जो भी हैं, ये क्या कहलाएंगे? पब्लिक। तो पब्लिक के, लेकिन तो एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट, एमपी भी पब्लिक सर्वेंट, थानेदार भी पब्लिक सर्वेंट, कलेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट। तो लेकिन हो क्या रहा है? एक पब्लिक सर्वेंट दूसरे पब्लिक सर्वेंट की सर्विस कर रहा है, पब्लिक की सर्वेंट नहीं है। पब्लिक की सेवा कम कर रहे हैं, वो एक दूसरे की कर रहा है। हवलदार थानेदार की, थानेदार सीओ साहब की, सीओ साहब कप्तान साहब की, कप्तान साहब थोड़ा और ऊपर डीआईजी साहब की, डीआईजी साहब आईजी साहब की। बेचारी पब्लिक तो कहीं है ही नहीं है। जिसके सैलरी से सब कुछ पूरा देश चल रहा है, उसको सुख शांति हो, उसको आराम मिले, उसको सुरक्षा मिले, बाहर निकलने पर उसको इतना फ्री कंफर्टेबल होगा, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। और ये तभी हो सकता है जब कानून अच्छा हो, क्योंकि कानून दवा की तरीके काम करता है। कानून दवा की तरीके काम करता है। अगर आपको अगर सरदर्द है, आप दवा खाएंगे तो या तो आपका सरदर्द बढ़ेगा या घटेगा। आपको अगर बुखार है, अगर आप दवा खाएंगे तो या तो बुखार बढ़ेगा या घटेगा, कुछ होगा। अच्छा होगा, अच्छी दवा होगी तो घटेगा, खराब दवा होगा तो बढ़ेगा। इसी तरीके से कानून या तो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है या घटाता है, या तो अपराध को बढ़ाता है या घटाता है, या तो मजहबी उन्माद को बढ़ाता है या घटाता है, या तो अलगाववाद को बढ़ाता है या घटाता है, या तो कट्टरवाद को बढ़ाता है घटाता है। अगर भारत में माओवाद है, सिंगापुर में माओवाद नहीं है। भारत में नक्सलवाद है, दुबई में नक्सलवाद नहीं है। भारत में मजहबी उन्माद है, जापान में नहीं है। भारत में गला काटा जाता है लेकिन कोरिया में गला नहीं काटा जाता। अंतर किस चीज का है? कानून होगा। कानून अच्छा होगा, सब अधर्म का नाश होगा, और कानून अगर घटिया होगा तो धर्म कमजोर होगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर राम राज्य स्थापित करने का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाना जरूरी है। आज अपराध किया और 6 महीने के अंदर सजा, और ये जो इसका इफेक्ट क्या होता है? आप एक व्यक्ति ने बदमाशी किया, उसके अपराध की सजा अगर 6 महीने मिल गई तो याद रखिए उसने कम से कम 100 लोगों को ऐसा अपराध करने से रोक दिया। लेकिन अगर वो अपराध किया और वो पार्षद बन गया या विधायक बन गया तो उसने 100 लोगों को मोटिवेट कर दिया। एक व्यक्ति ने बोला, मतलब जुडिशियल सिस्टम आप देखिए कितना घटिया सिस्टम है। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे आप लोग गूगल करके देख लेना। और कोर्ट कह रही है बरी है, भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या? तो अगर एक व्यक्ति ने कहा, कुछ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कोई बात कही और उसको सजा नहीं मिली, ऊपर से वो विधायक बन गया, तो उसने 100 लोगों को मोटिवेट कर दिया। 100 लोग सोचे काम करो, उसने बोला तब 15 मिनट के लिए हटाओ, विधायक बन गया। लाओ मैं भी कहता हूं 15 मिनट हटाओ, नहीं विधायक तो पार्षद तो बनी जाऊंगा। ये है, ये फैक्ट है। ये एक व्यक्ति, मैं कह तो रहा हूं, अगर लखनऊ में कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हो गई होती तो शायद बहुत सारे और जो गले काटे गए नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले चाइना के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। हमने यहां पे कानून तो बनाया, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, SC/ST एक्ट बनाया। SC/ST एक्ट में क्या किया कि जैसे ही शिकायत होगी तुरंत FIR दर्ज होगी, जांच नहीं होगी। पहले क्या दर्ज होगी?
एफआईआर दर्ज होगी तो गिरफ्तारी होगी तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट हुई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा। हमने ऐसा कानून घूसखोरी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया कि मैं कहूं कि हाँ हमसे घूस मांग रहे तो जांच बाद में होनी चाहिए, पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। भैया एससी एसटी एक्ट जैसा कानून हमने घूसखोरी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया, जमाखोरी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया, मिलावटखोरी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया, कालाबाजारी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया, नशा तस्करी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया, मानव तस्करी के खिलाफ क्यों नहीं बनाया? मैं उस कानून के गुणदोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया कानून है, लेकिन उतना ही बढ़िया कानून तो घूसखोरी के खिलाफ, जमाखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ, मानव तस्करी के खिलाफ बनाओ। वो एक में क्यों बनाना? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब ये राम राज्य का लक्ष्य है अधर्म का नाश हो, और आप लोग गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, एक व्यक्ति ने मैक्सिको में चिटफंड कंपनी बनाया और 16,000 लोगों का पैसा लेके चंपत हो गया। चिटफंड कंपनी समझते हैं ना, स्कीम लॉन्च किया, भाई 1,000 रुपए दो डबल कर देंगे, ऐसा करके मैक्सिको में 16,000 लोगों का पैसा लेके वो गायब हो गया। 1,41,000 साल की सजा हुई है उसको। कितनी? अब आप सोच रहे हो कि जिंदा तो रहेगा नहीं, जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन अगर सबको आजीवन कारावास देंगे, क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो पता कैसे चलेगा किसका अपराध कितना बड़ा है? भाई सबको अगर आप आजीवन कारावास दे रहे हो तो पता कैसे चलेगा कि अगर मर्डर किया तो उसने 50 टुकड़े किए थे, 10 टुकड़े किए थे, या 10 गोली मारी थी, 5 गोली मारी थी, कितना हीनस क्राइम था, पता कैसे चलेगा? इसलिए अमेरिका और वगैरह में उन्होंने क्या किया, बाकायदा काउंटिंग कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया। हमारे देश में सहारा साहब 16 लाख लोगों का पैसा लेकर चंपत हुए हैं। कितने? वहां 16,000 का पैसा लेने वाले को 1,41,000 का साल की सजा। हमारे सहारा साहब 16 लाख लोगों का पैसा लेकर चंपत हो गए। अभी तक मुकदमा चल रहा है, अभी और पता नहीं कितने साल और चलेगा। अब आप बताओ, चिट फंड स्कैम वहां कम होगा, यहां कम होगा? और इंडियन पिनल कोड को बदल के उसकी जगह फेडरल पिनल कोड जैसा कानून बनाने में लागत कितनी आएगी? कोई लागत आएगी क्या? कोई लागत नहीं आएगी। शांति होगी, समृद्धि होगी, खुशहाली आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, घूसखोरी कम होगी, जमाखोरी कम होगी, मिलावटखोरी कम होगी, कालाबाजारी कम होगी, नशा तस्करी कम होगी, मानव तस्करी कम होगी, सोना तस्करी कम होगी, चिटफंड स्कैम कम होगा, शांति होगी और कोई लागत नहीं। इस देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए इतने एफर्ट किए जा रहे हैं, इतने एफर्ट किए जा रहे हैं, पूछे नहीं। वहां से पैसा वहां से भी आना चाहिए, वहां से आना है। मैं आपके सामने आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस देश में केवल नियम कानून बदल दिए जाएं जिनकी कोई लागत नहीं है, इस देश की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। बाहर बिना एफडीआई लाए हुए आप केवल यहां के व्यापारियों से हफ्ता वसूली बंद कर दो, उनको ईमानदारी से काम करने दो, आप उनको भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर मत करो, उनसे वसूली मत करो। इस देश के व्यापारी ही इस देश की 2% जीडीपी बढ़ा देंगे। और 2% जीडीपी भी बढ़ाएंगे और ईमानदारी से अपने लाभ का 10% धर्म के कार्य में भी खर्च करेंगे। हॉस्पिटल बनवाएंगे, धर्मशाला भी बनवाएंगे। लेकिन जब आप उनको निचोड़ लोगे तब वो धर्मशाला नहीं बनवाएंगे, तब वो हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे, तब गौशाला नहीं बनवाएंगे, तब वो गुरुकुल नहीं बनवाएंगे, क्योंकि सारा तो निचोड़ लिया उनको। संविधान कहता है, आर्टिकल 25, जो मेरी एक बड़ी अभी तुरंत रिसेंट पिटीशन चल रही है मेरी, 9 फरवरी को फिर से सुनवाई है। आर्टिकल 25 कहता है इस देश के लोगों को
धर्म पालन का अधिकार है। सबसे डिस्प्यूटेड, सबसे झूठ बोला जाने वाला आर्टिकल 25 है, जिसपे नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। जिसको देखो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है हमको राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है। भैया राइट टू रिलीजन है, राइट टू कन्वर्जन थोड़ी है। अरे संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। संविधान रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। संविधान प्रथा को फॉलो करने का राइट देता है, कुप्रथा को नहीं। साम दाम दंड भेद द्वारा लालच देके, धोखा देके, कुछ और लालच करके, कोई काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के किसी का कन्वर्जन कराना, ये राइट टू रिलीजन थोड़ी है, ये धर्म पालन अधिकार। ये तो अनैतिक कार्य, तो अधर्म है। संविधान अधर्म का अधिकार थोड़ी देता है। और कैसे कैसे सभाएं चल रही हैं, ऐसी ऐसी चंगाई सभाएं चल रही हैं जिनके सर्वोच्च नेता व्हील चेयर पे चलते हैं। कभी गूगल करके देखना, जिनके सर्वोच्च नेता का घुटना खराब हो चुका है और वो व्हील चेयर पे चलते हैं, उनके चेले जगह जगह चंगाई सभा करके कैंसर ठीक कर रहे हैं। पूरा प्लीज बात वहां से करिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ, और मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक शब्द कहा। हमने कहा साहब आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब जो प्रोटेक्शन यूपी के लोगों को होना चाहिए वो दिल्ली के लोगों को भी होना चाहिए। आर्टिकल 14 का मतलब अगर अपराध समान है तो दंड समान होना चाहिए। अब गाजियाबाद में धर्मांतरण कराओ तो बाबा ने कानून बना रखा है कि तुम्हें पकड़ के हम अंदर ठोक देंगे, लेकिन तुम गाजियाबाद की बाउंड्री क्रॉस करके आनंद विहार में घुस जाओ और वहां धर्मांतरण कराओ तो दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिर क्या वायलेशन क्या है, क्या आर्टिकल 25 में क्या हो रहा है। हमने कहा यह हो रहा है कि गाजियाबाद में कौशाम्बी बॉर्डर का एक जैसा कस्बा है, वहां पे हमने कहा कौशाम्बी में धर्मांतरण कराओ तो अपराध, यूपी पुलिस आके आपको पकड़ के ले जाएगी। आनंद रोड क्रॉस करके आनंद विहार में चले जाओ तो दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी। नोएडा में धर्मांतरण कराओ तो अपराध, मयूर विहार में एंटर कर जाओ तो अपराध नहीं। गुड़गांव में धर्मांतरण करो तो अपराध, महिपालपुर में आ जाओ तो अपराध नहीं। यह वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14 का, और 75 साल से हो रहा है। इस धर्मांतरण के कारण पूरी नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी चेंज हो गई। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। एक मेरी अलग से पीआईएल चल रही है अल्पसंख्यक वाली। लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा हुआ है। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है। मिजोरम में हिंदू केवल 2% है। कश्मीर में हिंदू केवल 2% है। नागालैंड में केवल 8% है। मेघालय में केवल 11% है। तो इस धर्मांतरण का इतना बड़ा धंधा है कि 9 राज्यों में खत्म हो गए इसके, और हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। तो अगर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, सारी विधानसभाएं नहीं बना रही हैं, कुछ राज्यों ने बनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम जाएं कहां? क्योंकि भारत का संविधान ये भारतीयों के लिए बना है। पहली बात तो अच्छी तरीके से समझिए, किसी भी देश का संविधान उसी देश के लिए होता है। तो भारत का संविधान भारत की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी उसके लिए रक्षा के लिए थोड़ी बना हुआ है। अगर भारत का संविधान कहता है कि आप अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, आर्टिकल 25 पढ़िए आप लोग, कि आप धर्म पालन कर सकते हैं लेकिन आप कोई कुरीति नहीं कर सकते, आप कोई पे जो है आप किसी भी तरीके से अधर्म का काम नहीं कर सकते, और कानून नहीं बन रहा। और कानून बनाना बहुत आसान है। वैक्यूम कैसा है आप समझिए इसको सर। वैक्यूम कैसा है? इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 15 है,
उस चैप्टर 15 का नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। आप लोग बाद में देखना आईपीसी खोल के, चैप्टर 15 का नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। और रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना क्राइम है, धार्मिक भावना आहत करना अपराध भी है उसमें चैप्टर 15 में, लेकिन किसी का धर्मांतरण करा देना अपराध नहीं है। अब आप ये बताओ, धार्मिक भावना आहत करना ज्यादा गंभीर अपराध है, किसी का धर्मांतरण कराना ज्यादा गंभीर अपराध है? तो मैंने एक बिल बना के दिया सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा ये 3 सेक्शन जोड़ने हैं इसी चैप्टर 15 में, कुछ बाहर से कुछ नहीं करना, नया कानून नहीं चाहिए। धर्मांतरण के खिलाफ मैं आज आप सब लोगों के बीच में फिर से रिपीट कर रहा हूं, नए कानून की जरूरत नहीं है, आईपीसी के चैप्टर 15 को बदलने की जरूरत है। क्यों? नया कानून इस देश में तो 6000 है, अल्टीमेटली एफआईआर कहां लिखी जानी है? थाने में। हवलदार कितना पढ़ा लिखा? 12वीं। अब हम क्या चाहते हैं, 12वीं पास हवलदार पूरे 6000 कानूनों को पढ़े? अरे भैया, जैसे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी सब इसी में है, अलग से कानून ही नहीं है। हमारे तो कानूनों की माला बना दिया है, कानूनों की माला बना रखा है, क्योंकि जितने नए कानून बनते हैं उसमें बड़ी जनता खूब ताली बजाती है, हाँ हाँ एक कानून और बन गया, एक कानून और बन गया, एक कानून बन गया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन उतना ही गड़बड़ हो जाता है।